फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड, जो कि एनएम सेकेंड ईयर का पार्ट है और जेएनएम में और बीएससी नर्सिंग में भी है ये पार्ट। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में जानेंगे और आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी करूँगी, उनके आंसर भी आपको देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्या है। तो यह महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का बिनाइन ट्यूमर है, जो कि 30 से 45 वर्ष की महिलाओं में पाया जाता है। ये जो होता है वो 30 से 45 एज, मतलब कि जब 45 एज मेनोपॉज की अवस्था होती है तो उसमें पाया जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा ही संभावना रहती है। इसकी उत्पत्ति जो होती है वो गर्भाशय के मायोमेट्रियम में पाई जाने वाली स्मूथ मसल्स लेयर से होती है। इसे फाइब्रोमायोमाज या फिर हम क्या कहते हैं, यूट्राइन लियोमाज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ये एक नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर होता है। तो इसमें जी है तो जी साइलेंट है इसमें, इसको हम बिनाइन ट्यूमर पढ़ते हैं। बिनाइन ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। इसके कॉजेज़ की बात करें कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किन की वजह से ये होता है। तो ये जो होता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने वाली महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़, कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ रहती है तो उसमें भी ये देखा जाता है। आनुवांशिकता, जेनेटिक्स होता है। अगर किसी की माँ को या फिर उनकी नानी को ऐसा हुआ है तो भी ऐसा देखा जाता है, ऐसी महिलाओं में भी देखा जाता है कि उनको भी यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है। मेनोपॉज के पश्चात वृद्धि खत्म हो जाती है। जब मेनोपॉज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसकी वृद्धि खत्म हो जाती है, मतलब रुक जाती है। प्यूबर्टी के समय बिरले अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि प्यूबर्टी जब स्टार्ट रहता है तो उस टाइम पे बहुत कम पाया जाता है। आपने देखा ही कि 30 से 45 वर्ष की एज में पाया जाता है, मतलब प्यूबर्टी का टाइम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और कुछ कॉजेज हैं, उनको भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गर्भावस्था के दौरान ओरल पिल्स, ये तो आपने पढ़ा ही। इनकी जो वृद्धि होती है, प्रजनन काल जब रिप्रोडक्टिव काल रहता है तभी तक ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे कि ये जो होता है जब बढ़ते हैं ज़्यादा, तो ये कब बढ़ते हैं ज़्यादा, इनकी वृद्धि प्रजनन काल तक ही रहती है। और इसकी एक कारण ये भी है, पॉलीपेप्टाइड वृद्धि कारक होता है, जैसे कि जांच, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आदि जो होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फाइब्रोमायोमोज जो होता है इसको भी वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये भी कुछ होता है कि पॉलीपेप्टाइड जो वृद्धि कारक होते हैं तो उसके इंसुलिन जो होते हैं लाइक ग्रोथ फैक्टर के एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको कॉज करने के लिए कारक होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है। इसका रिस्क फैक्टर होता है कि ब्लैक वुमेन एंड मल्टीपैरिटी एवं नेलीपैरिटी। नेलीपैरिटी का अर्थ होता है अप्रसविता, जिसको अभी एक भी बेबी ना हुआ हो, और मल्टीपैरिटी का मतलब होता है कि जिसको बहुत सारे बच्चे, मतलब 3 से ज़्यादा बच्चे हो गए हों, 3 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी उसने कंसीव की हो, तो उसको मल्टीपैरिटी कहते हैं। इसका ये है कि एमसी अधिक उम्र में बंद या जल्दी स्टार्ट होना भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी भी रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आता है। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है तो भी एक रिस्क फैक्टर के अंतर्गत आता है इसके। और ओरल जो क्या लिया जाता है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लिया जाता है, जिसको गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। और मासिक चक्र की अधिक उम्र में वृद्धि होना या बंद होना, ये तो आपने देखा ही। और एनिमल वसा का अधिक सेवन, जैसे हाई इनटेक ऑफ एनिमल फैट, ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। और एनवलेटरी साइकिल्स, ये भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं। तो जो गर्भाशय फाइब्रॉइड होता है कि लगभग 3/4 मामले जो होते हैं वो लक्षण रहित होते हैं। 3/4 मामले जो होते हैं वो क्या रहते हैं कि लक्षण रहित होते हैं, उनका लक्षण के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और जिनमें ये लक्षण पता चलता है उनकी बात करते हैं कि उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब यूरिन बार बार त्याग करने की इच्छा होना, ये एक रिस्क वो क्लिनिकल फीचर्स जिसको हम सिम्टम्स के नाम से जानते हैं उसके अंतर्गत आता है।
डिस्मेनोरिया मतलब होता है कि पेन युक्त जो एमसी का आना, मासिक धर्म के दौरान दर्द का होना। पीठ में दर्द बैकेज होता है। डिसयूरिया जब कोई यूरिन को त्याग करता है तो उसमें परेशानी होती है। डिस्पैरियूनिया होता का मतलब होता है कि जब सेक्स के दौरान दर्द का होना। डिस्पैरियूनिया का मतलब क्या होता है कि सेक्स के दौरान, जब संभोग के दौरान दर्द होना। कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाना, और कुछ होते हैं महिला में एनीमिया के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। एंड अनियमित यूट्राइन रक्तस्राव, इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग भी होती है इसके कारण। और पेल्विक भाग में दर्द होना तथा दबाव महसूस भी होना, ये सब भी चीज़ें देखी जाती है। और जो मेंस होता है, मेंस का भी कभी टाइम पे ना आना, और अगर जब मेंस आता है तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी होना, ये सब भी इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आप करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले अगर इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे तो पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। और उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें कलर ड्रॉपलर में जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसको कलर ड्रॉपलर में लेना है। लेप्रोस्कोपी आपको करवाना है, और एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन करवाना है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि उदरी परीक्षण, क्या कहते हैं, उदरी परीक्षण। और पेल्विक एग्जामिनेशन भी करवाना है। पेल्विक का तो मतलब पेल्विस ही होता है, तो उसका क्या ही बताना। और क्या है कि हिस्टोस्कोपी या हिस्ट्रोलास्कोग्राफी करवाना है। और क्या करवाना है, एमआरआई करवाना है। एमआरआई का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये सब होता है, ये इमेज होता है, और एमआरआई का फुल फॉर्म। और हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। अच्छा, ये चीज़ें भी आपको बता दें, शायद आपको ना पता हो तो जो हिस्टोस्कोपी होता है या फिर हिस्ट्रोसाल्फोग्राफी होता है, इससे यूट्रस की प्रॉब्लम का हम पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं इससे, जो यूट्रस की प्रॉब्लम होती है उनका हम पता लगाते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी जो कलर डॉपलर से करते हैं, इसका हम इससे हम क्या पता लगाते हैं, ब्लड फ्लो को चेक करते हैं। और एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन भी करते हैं, उससे भी पेल्विक वगैरह का देखते हैं कि क्या एरिया कहीं पे कुछ हो तो नहीं गया है। और जो लेप्रोस्कोपी होता है, ये भी इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि बांझपन है, इस सब के निदान के लिए हम लेप्रोस्कोपी को करते हैं। फाइब्रॉइड की जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम जान लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन इससे क्या हो सकते हैं। सो देखते हैं, सैक्रोसोमा हो जाता है, एक टाइप का ये कैंसर होता है। क्या होता है, ये होता है एक टाइप का कैंसर होता है। और क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी मतलब होता है कि बंध्यता होना। इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है, बंध्यता होना, प्रेगनेंसी के टाइम पे अबॉर्शन होना, ऐसे सब कंडीशन देखी जाती है। और क्या हो सकता है, मेनोरॉजिया, जिसको हम मेनोरॉजिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। और जो टिश्यू होते हैं, ऊतकों का नष्ट हो जाना, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन के अंतर्गत आता है। और क्या हो जाता है, और पेरिटोनाइटिस, जिसमें एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन होने लगता है। क्या हो जाता है, जो पेरिटोनाइटिस होता है उसका मतलब होता है कि एब्डोमिनल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। पॉलीसीथीमिया हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि ब्लड कैंसर होना। क्या हो जाता है, पॉलीसीथीमिया हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि ब्लड कैंसर हो जाता है। और एक होता है और कॉजेज, जिसको हम पेरिटोनाइटिस तथा सेप्टिसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनाइटिस या सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन का हो जाना। तो ये सब भी चीज़ें देखी जाती हैं। स्वेलिंग भी आ जाती है, और एब्डोमिनल वाल का इन्फ्लामेशन भी होने लगता है, इसको हम पेरिटोनाइटिस के नाम से जानते हैं। सो इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसमें मैनेजमेंट क्या क्या होता है। सो इसमें जो मैनेजमेंट है उसको हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट, उसमें हम क्या कहते हैं, मायोमेक्टोमी और हिस्टेक्टोमी और मायोमेक्टोमी क्या होता है, इसका मतलब भी हम जान लेते हैं।
तो मायोमेक्टॉमी जो होता है इसका मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जो फाइब्रॉइड को निकाल दिया जाता है परंतु यूट्रस को अपने स्थान पर छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत फाइब्रॉइड को निकाल दिया जाता है परंतु यूट्रस को अपने स्थान पर छोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में फाइब्रॉइड की पूर्ण होने की भी जोखिम रहती है, मतलब फाइब्रॉइड जो होता है उसकी पूर्ण होने की भी कंडीशन रहती है। अब जो होता है हिस्टेक्टॉमी, इसमें क्या कहते हैं, तो जो लक्षण युक्त फाइब्रॉइड के उपचार हेतु ये काम किया जाता है। जो जिसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक लक्षण रहित होता है, एक लक्षण युक्त होता है। सो अगर लक्षण युक्त है तो इसमें हम ये चीज़ें करते हैं। तो हिस्टेक्टॉमी क्या होता है, फाइब्रॉइड के उपचार हेतु सबसे अच्छा विधि होता है, सबसे पसंदीदा विधि हम जिसको मानते हैं। इसमें फाइब्रॉइड के साथ साथ जो गर्भाशय को भी बाहर से निकाल दिया जाता है। बेसिकली इनमें किया जाता है हिस्टेक्टॉमी, जिनको मतलब बेबी की आवश्यकता नहीं रहती है तो वो हिस्टेक्टॉमी आराम से करवा लेते हैं। मायोमेक्टॉमी उनमें किया जाता है जिनको, जैसे कि अभी वो उनकी न्यू मैरिड हुई है, नई शादी हुई है, तो उनको फाइब्रॉइड अगर हो जाएगा तो उनके फिर अगर हिस्टेक्टॉमी करवाएंगे तो उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मायोमेक्टॉमी वही लोग करवाते हैं जिनको बेबी की नीड होती है। और क्या होता है, एक होता है एंडोस्कोपी सर्जरी, जैसे कि हिस्टोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी जिसको हम जानते हैं, ये भी एक सर्जरी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि और क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो और मैनेजमेंट की बात करें तो मैं आपको और अदर मैनेजमेंट की बात बताती हूँ। जैसे कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत अगर आप देखें कि अगर आपको लिखना है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लॉजिकल मैनेजमेंट, तो इसमें क्या होता है, इसमें फाइब्रॉइड के दौरान ब्लीडिंग की मात्रा को कम करने के लिए कुछ दवाइयों का यूज किया जाता है। तो जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन जैसे कि कौन सी दवाई दी जाती है, नारएथिस्टेरॉन एसीटेट दिया जाता है, या मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट भी दिया जाता है। और दर्द निवारण के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, इन सबको भी दिया जाता है। और जो लक्षण रहित फाइब्रॉइड्स होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, तो गर्भाशयी फाइब्रॉइड के लगभग 3/4 मामले जो होते हैं वो लक्षण रहित होते हैं। इनकी उपस्थिति का पता अचानक, जैसे कि दैनिक परीक्षण, लेप्रोटॉमी, लेप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा पता लगता है। तो ऐसी स्थिति में पहले जो विभिन्न जांचें होती हैं उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाता है। यदि ट्यूमर का आकार बढ़ता जाता है या रोगी में फाइब्रॉइड्स के लक्षण आना प्रारंभ हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, सर्जरी के थ्रू ही इनको रिमूव किया जाता है। तो ये है कि लक्षण रहित जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको कैसे पता लगाया जाता है। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे कि लक्षण रहित फाइब्रॉइड्स का पता लगाने के लिए क्या क्या किया जाता है। हेडिंग डालेंगे कि लक्षण रहित फाइब्रॉइड्स का पता कैसे लगाया जाता है। तो लेप्रोटॉमी और लेप्रोस्कोपिक और जितने भी मैंने एग्जामिनेशन बताए उन सब के एग्जामिनेशन करके आपको पता लगाना है कि ये लक्षण रहित फाइब्रॉइड्स में आखिर फाइब्रॉइड्स हुआ है या नहीं। अच्छा, जो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, अगर नर्सिंग मैनेजमेंट भी हमेशा लिखने के लिए आ जाता है तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो रोगी को शांत तथा आरामदायक वातावरण देना है और आरामदायक उसको स्थिति प्रदान करनी है। और रोगी को जो दवाइयाँ हैं वो राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट टाइम, राइट डोज, राइट रूट की, तो आपको पता ही होगा कि सही मरीज, ये 5 टाइप्स होते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने के। एक नर्स को ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि 5 टाइप से ही दवा देनी चाहिए। सही मरीज, सही दवा, सही समय, सही डोज, सही मारी के द्वारा, ये आपको पता ही होगा। और रोगी को दवाइयों के दुष्प्रभावों की उपस्थिति के लिए बारीकी से ऑब्जर्व करते रहना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट की उपस्थिति होने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। रोगी को जो उचित पेरेनियल देखभाल प्रदान करनी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार पेरेनियल जो पैड होता है उसको बदलते रहना चाहिए और ब्लीडिंग की मात्रा को भी नोट करना चाहिए। तो ये मैं बता रही हूँ क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग देखिएगा, इरेजर, ये तो मिटता भी नहीं जल्दी। तो आप लोग ऐसे सुनिएगा,
फिर क्या करना चाहिए, रोगी को संतुलित आहार लेने तथा पर्याप्त व्यक्ति स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और महिला को इनटेक और आउटपुट चार्ट तैयार करना चाहिए। महिला तथा उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। ये सब भी होते हैं एक नर्सिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। सो मैं आप लोग से बारी आती है क्वेश्चन की। तो जो आप लोगों ने पढ़ा है उनका मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि देखती हूँ आपको कितनी चीज़ें तैयार हुई हैं। आप लोग बताइएगा कि गर्भाशय जो फाइब्रॉइड्स होता है वो कितनी एज में देखा जाता है। एक कॉमन एज क्या होता है, सबसे पहले ही मैंने बताया आप लोगों को कि क्या एज होता है। आप लोग बताइए कि एक कॉमन एज क्या होता है। तो इसका जो एज होता है वो 30 से 45 साल का होता है। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में क्या मेनोपॉज होता है, आप लोग बताइए यस या नो। क्या इसके कारण में मेनोपॉज भी आता है। अच्छा, अगर मेनोपॉज आता है तो मेनोपॉज होता क्या है ये आप लोग बताइए। मेनोपॉज क्या होता है एंड मिनार्की क्या होता है। मिनार्की भी आपको बताना, मिनार्की क्या होता है। तो मेनोपॉज जो होता है, मेनोपॉज मतलब होता है कि मेंस का बंद हो जाना, मतलब आपका जो मासिक धर्म है उसका बंद हो जाना, जो कि 40 साल की एज के बाद बंद हो जाता है। और मेनार्की जो होता है वो जब मेंस का स्टार्ट होता है एक फीमेल में, जब वो 13 ईयर की होती है या फिर 13 से 15 साल की एक एज होती है जिसमें उसकी प्यूबर्टी के बाद मेंस स्टार्ट होते हैं, उसको हम मेनार्की कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि डिस्पैरियोनिया क्या होता है। अभी मैंने आपको जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि डिस्पैरियोनिया क्या होता है। सेक्स के दौरान दर्द होना ही डिस्पैरियोनिया कहलाता है। अच्छा, डिसयूरिया क्या होता है। डिसयूरिया क्या होता है। डिसयूरिया मतलब होता है कि जब यूरिन पास आउट करो उस टाइम पे परेशानी होना या फिर दर्द होना। अच्छा, डिसमेनोरिया क्या होता है। ये जो लैंग्वेज है ना आप लोग को बहुत ज़रूरी है याद करना। ये कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसे ही पूछ लेते हैं, हाँ, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हुआ तो उसमें भी पूछ लेते हैं डिसमेनोरिया क्या होता है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही दे देते हैं डिसमेनोरिया क्या होता है। तो उसमें 2-4 ऑप्शन दे देंगे कि मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होना, मूत्र त्याग में परेशानी होना, ये सब चीज़ें दे देते हैं। डिसमेनोरिया मतलब होता है मेंस के दौरान दर्द का होना। अच्छा, अब आप बताइए कि अब क्या पूछूं आपसे। हाँ, एंडोस्कोपिक सर्जरी मीन्स क्या होता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी कैसे की जाती है, ये जब मैंने आपको बताया था, शायद मैंने आपको बताया था या नहीं, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है एंडोस्कोपिक सर्जरी। ये पता है क्या होता है। ये पतला दूरबीन जैसा एक साधन होता है जो कि वेजाइना में डालकर, मतलब वेजाइना के रास्ते से डालकर गर्भाशय की समस्या का निदान किया जाता है इसके थ्रू। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए हिस्टेक्टोमी क्या होता है। हिस्टेक्टोमी क्या होता है। हिस्टेक्टोमी मीन्स होता है कि जब गर्भाशय को भी पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको हिस्टेक्टोमी कहते हैं। अच्छा, मायोमेक्टोमी कौन सी, मतलब मायोमेक्टोमी किसके लिए अच्छा होता है, कौन सी ऐसी फीमेल है जो मायोमेक्टोमी करवाना चाहती है। जब उनको फाइब्रॉइड्स हो जाता है तो एक होता है हिस्टेक्टोमी जो कि सबसे अच्छा होता है। अगर हिस्टेक्टोमी करवा दो तो फिर क्या होता है कि फाइब्रॉइड्स बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है। बट कौन सी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि मायोमेक्टोमी को पसंद करती हैं, मायोमेक्टोमी करवाना चाहती हैं। ऑप्शन दे रही हूँ, ऐसी फीमेल जो कि जिनको अभी बेबी कंसीव करना है, उनकी न्यू मैरिड शादी हुई है तो अभी बेबी कंसीव करने की उनकी आवश्यकता है, ऐसी फीमेल करवाना चाहती हैं। या फिर ऐसी फीमेल करवाना चाहती हैं जिनको अभी बेबी नहीं कंसीव करना है, उनके पास जितने बच्चों की नीड है उतनी है, तो ऐसी फीमेल करवाना चाहती हैं। अच्छा, आप लोग को बस इतना ही आंसर देना है, ऐसी फीमेल जो कि
बच्चे की नीड रखती हैं, मतलब उनको बच्चे की अभी लाइफ में ज़रूरत है, ऐसी फीमेल क्या करवाना चाहती हैं, मायोमेक्टॉमी करवाना चाहती हैं, कि ऐसी फीमेल करवाना चाहती हैं, बी ऑप्शन है, जिनको बच्चे की अब नीड नहीं है, उनके पास जितने बच्चे रहने की आवश्यकता थी उतने बच्चे हो चुके हैं, ऐसी फीमेल करवाना चाहती हैं। सो ये 2 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही न्यू वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।